हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स की पेपर, ये जो 2019 में पूछे गए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्वेश्चन है। आप इसमें देखिएगा तो आपको बहुत सारे समझ में आएंगे कि किस प्रकार से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे हर बार जो 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बार जो इसमें से पूछे गए थे, मतलब 2019 में वो 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि बहुत ही वेटेज था। 100 क्वेश्चन में 17 यानी कि बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए आप अच्छी से देखिए। और प्री के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छा से करना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिएगा, इसमें बहुत कुछ सीखिएगा। तो इस वीडियो में क्या है, बने रहिए, ठीक है, अंत तक। और देखिए अच्छी से, आपको समझ में आएगा कौन कौन सा टॉपिक से जो है प्री में पूछा जाता है इस सब्जेक्ट से, ठीक है, पर्यावरण एवं परिस्थिति से। अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दें अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं या शुरू किए हैं अभी उसके। और आपको इस चैनल्स में टॉपर्स कॉपीज और एनसीईआरटी की वीडियो और ये प्रीवियस की स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो एशियाई शेर जो है वो क्या है, प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है, भारत में, केवल भारत में पाया जाता है। दो कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, नहीं, ये चीन में भी पाया जाता है, ठीक है, चीन फिर और भी बहुत सारे देश में पाया जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में नहीं, इस नेपाल में भी पाया जाता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यानी कि केवल और केवल क्या है, एक सही हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसकी सही हो गया, ठीक है। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एशियाई शेर या IUCN की रेड डाटा बुक में शामिल है, प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। भारत में गिर नेशनल पार्क गुजरात इसका प्रमुख आवासीय क्षेत्र है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षण प्राप्त है। दो कुबड़ वाला ऊँट भारत लद्दाख क्षेत्र में के अतिरिक्त मंगोलिया, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, रूस और तुर्कमेनिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। तो देख सकते हैं दो कुबड़ वाला ऊँट जो है इतने सारे देश में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से मुख्यतः भारत व नेपाल में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भूटान, बांग्लादेश व पाकिस्तान में भी पाया जाता है। इस प्रकार विकल्प ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो ये जो है एक सींग वाला जो गैंडा है क्या है, भारत और नेपाल में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 मतलब कथन 3 भी गलत हो गया। कथन 2 और 3 गलत हो गया, इसलिए कथन 1 सही, ऑप्शन नंबर ए सही। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, न्योरा घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो यही है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। ये क्या है, नेशनल पार्क जो पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो कौन सा है, शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में उपस्थित फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत चमोली जिले में स्थित है। यह नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, अतः विकल्प डी सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से अगस्तमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं। अगस्तमाला जीवमंडल रिजर्व में कौन से आते हैं वो बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, नेयार, पेपारा और सेंदूरने वन्य प्राणी अभयारण्य और कलाकड़ मुंदनथुरई बाघ रिजर्व। तो ये जो है, ये क्या है, ये जो है अगस्तमाला जीवमंडल के अंतर्गत ये सब आता है। नेयार, पेपरा, सेंदूरने वन्य प्राणी अभयारण्य, कलाकड़, मुंदनथुरई बाघ रिजर्व, ये सब क्या है, अगस्तमाला जीवमंडल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ए नंबर सही हो जाएगा। मृदुमलई अगस्त में, तो ये आगे नहीं देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे इसकी व्याख्या थोड़ा हम लोग देखते हैं। अगस्तमाला जैवमंडल रिजर्व दक्षिण भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण जैवमंडल रिजर्व है। यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली
व कन्याकुमारी तथा केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम व पतनमटिया जिले में विस्तृत है। इसके अंतर्गत नेयार, पेपेरा एवं सेंदुरने वन्यजीव अभयारण्य तथा कालाकड़ मुंथनथुरई बाघ रिजर्व शामिल है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में अगस्त्यमाला जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो इसको भी क्या है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री कछुओं की कुछ प्रजातियां शाक भक्षी भी है, शाक भक्षी यानी शाक खाने वाला, तो ये भी सही है। ठीक है, सही है। मछली की कुछ प्रजातियां शाक भक्षी होते हैं, ये भी सही है। समुद्री स्तनपायियों की कुछ प्रजातियां शाक भक्षी होते हैं, ये भी सही है। सांपों की कुछ प्रजातियां सजीव परजक होते हैं, सजीव परजक, सजीव को, तो ये भी सही है। यानी कि इसका सबका सब सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देखें, समुद्री कछुओं की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी तथा कुछ प्रजातियां सर्वाहारी होते हैं। सेलोनिया मिडाडिस प्रजाति मुख्यतः शैवाल और समुद्री घासों पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार जो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 चारों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। अच्छा, इसकी देख लीजिए, यहाँ पे फिर से व्याख्या दिया हुआ है। शाकाहारी मछलियाँ ऐसी मछलियाँ हैं जो पौधे पर निर्भर रहती है, जैसे सर्जन फिश और पैरट फिश। तो देख लीजिए, ये याद रखना बहुत जरूरी है, नेक्स्ट जो एग्जाम है उसमें पूछ सकता है। ठीक है, जो शाक पर निर्भर रहता है, ऐसे मछलियाँ जो पौधों पर निर्भर रहता है वो क्या है, सर्जन फिश और पैरट फिश। महासागरों में लाखों जीव निवास करते हैं जिनमें ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं। इन जीवों में से कुछ जीव जैसे माइनेटेस तथा डोंगोंग शाकाहारी होते हैं, ये समुद्री पौधों और शाक खाते हैं। अधिकांश सर्प अंडे देते हैं, जबकि सांप की कुछ प्रजातियां जैसे ग्रीन एंडाकोंडा और बोआ इंस्ट्रक्टर्स बच्चों को जन्म देते हैं। अतः उपयुक्त सभी कथन सही है। तो देख लीजिए, अधिकतर जो सांप होते हैं अंडा देते हैं, लेकिन कुछ जो है जैसे ग्रीन एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रक्टर्स, ये क्या होता है, बच्चे को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार इसका चारों कथन सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही। अब 5 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वन्य प्राणी है और प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं। नीले मीनपक्ष वाली महासीर कावेरी नदी, सही है। नीले मीनपक्ष वाले जो महासीर होते हैं वो कावेरी नदी में पाए जाते हैं। इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी, नहीं चंबल नदी में नहीं, ये चंबल नदी में नहीं पाते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के आसपास ये लोग मिलते हैं, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। मोरचाप चीतीदार बिल्ली, ये पूर्वी घाटी में पाया जाता है, तो ये सही। इस प्रकार इसका 1 और 2 क्या है, सही है। नहीं, 1 और 3 सही है, 2 क्या है, गलत है। 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये रहा हम लोग का, ये सही है। आगे हम लोग देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। नीले मीनपक्ष वाली महासीर एक मछली है जो भारत, मलेशिया तथा इंडोनेशिया आदि देशों में पाई जाती है। यह व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछली है। यह मछली वर्तमान में संकटग्रस्त है और इसके लुप्त होने का खतरा है। तो देख लीजिए, इसका क्या है, करंट में था। ठीक है, लुप्त होने का खतरा, जिसके कारण क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो भी पर्यावरण एवं परिस्थिति से है, करंट से रहेगा, उसको छोड़ना नहीं है, एकदम उसको अच्छे से करना है। यह मुख्यतः नर्मदा और कावेरी नदी में पाई जाती है। तो देख लीजिए, यहाँ पे कावेरी दिया था, नर्मदा में भी पाया जाता है। इरावदी डॉल्फिन ओरकेला ब्रेविरोस्ट्रेस समुद्र के तटों के पास बंगाल की खाड़ी, देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की नदियों और समुद्र तटों में निकटवर्ती उपखंडों में पाई जाने वाली समुद्री डॉल्फिन की एक यूरीहेलाइन प्रजाति है। इस प्रजाति का नाम म्यांमार यानी बर्मा की प्रमुख नदी इरावदी के नाम पर पड़ा है। तो इसका क्या है, बर्मा जो नदी है उसकी नाम पर पड़ा है, इरावदी के नाम पर पड़ा है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में इरावदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया। तो देख लीजिए, 2019 में आया था और 2017 के करंट से जो रिलेटेड है उसे भी पूछा गया है। तो इस प्रकार क्या है, 2 साल पिछला पुराना भी पूछ सकता है, ये देख सकते हैं। मोरचाप चीतीदार बिल्ली प्रियोनेलुरस
रूबिजिनोसस बिल्ली परिवार के सबसे छोटी सदस्यों में से एक है। यह भारत के पूर्वी घाट, श्रीलंका तथा नेपाल के पश्चिमी तराई इलाके में पाई जाती है। 2016 में इसे IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार पूछा जाता है। ठीक है, अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। नहीं, ये सभी जो क्या है, सभी क्षेत्र को क्या है बचाना, सभी आर्द्र क्षेत्र को अधिदेशात्मक ये कहा नहीं गया था, ये गलत हो गया। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार के रामसर सम्मेलन की संस्तुति के आधार पर बनाए थे। नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट हम देखें कथन 3। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया। ये सही है। ठीक है, 3 नंबर कथन 3 सही है, इसलिए उसका जो होगा केवल और केवल 3 कथन 3, तो ये सही हो गया। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें हम लोग। 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में अवस्थित में एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें आर्द्र भूमियों व उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्त उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई। यह समझौता 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ। यह समझौता कब हुआ था? 21 दिसंबर 1975 को। भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ। भारत जो है 1982 में, इसमें 1975 में ये समझौता हुआ था, लेकिन भारत जो इसमें शामिल कब हुआ? 1982 में शामिल हुआ। आगे देखें। दुनिया भर में आर्द्र भूमियों को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए इन्हें रामसर सूची में सम्मिलित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को चिन्हित कर रामसर सूची में शामिल करने के बाद इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए ऐसी आर्द्र भूमियों का चयन किया जाता है जो खास तौर पर जल प्रवाही हो, पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास हो, जैव विविधता की अधिक संभावनाएं हो तथा इसका विस्तृत क्षेत्र हो। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमि के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। अतः कथन 1 गलत है, जबकि कथन 3 सही है। भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी नियामक प्रणाली की स्थापना हेतु सर्वप्रथम कदम राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के तहत उठाया गया। अतः कथन 2 सही है। नहीं, सही नहीं है, कथन 2 सही। इस प्रकार जो है कथन 3 केवल सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो केवल और केवल सी दिया हुआ था। आगे बढ़े हम। ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, उसके बाद है पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, फिर भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? डी नंबर, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। ठीक है, क्या है? कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ जो है मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलयन का अंतःक्षेपण के उपयोग सुझाव देते हैं। तो ये किस लिए देते हैं? क्योंकि भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। इसकी व्याख्या हम देखें। भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए वर्तमान में एरोसोल जियो इंजीनियरिंग के तहत मुख्यतः 3 नई तकनीकों पक्षाभ मेघ विरलन, समताप मंडलीय वायु विलय अंतःक्षेपण तथा मैरीन स्काई ब्रेटिंग MSB का सहारा लिया जाता है। इसमें CCT दीर्घतरंगी ऊष्मीय विकिरण पर कार्य करती है। अतः विकल्प डी सही है। आगे बढ़े हम। इसकी क्वेश्चन नंबर 2 देखें। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है?
तो क्या है, किसके संदर्भ में क्या है, ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण के संदर्भ में ये किया गया है। दुर्लभ भू तत्वों का निष्कासन, प्राकृतिक गैस निष्कर्षण प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। तो यही है, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी जो है वो क्या है, ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण का उल्लेख किया गया है। इसके तहत क्या है, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी, जो अपशिष्ट होता है उसे क्या है, ऊर्जा का प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो अब इसकी हम लोग व्याख्या देखें। ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण एक नवीन आधुनिक प्रौद्योगिकी है जो अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि ताप अपघटन तथा प्लाज्मा गैसीकरण में पहले से अधिक स्वच्छ व किफ़ायती ऊर्जा उत्पादन के लिए अपशिष्टों का पुनर्चक्रण किया जाता है। इस नवीन प्रौद्योगिकी से विशेषकर अपशिष्टों के दहन से होने वाली प्रदूषण को कम करने के साथ ऊर्जा भी उत्पादित की जा सकती है। इसके अंतर्गत अपशिष्टों को उच्च तापमान पर सीमित ऑक्सीजन उपलब्ध में गर्म किया जाता है, जिससे इनका ठोस तरल में व गैस में विघटित हो जाता है। पुनः इन तरल व गैसीय तत्वों को जलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है, अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट हम देखें, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म मणिकाओं के विषय के में अत्यधिक चिंता क्यों है। सूक्ष्म मणिकाओं, ठीक है, माइक्रोविड्स। तो ये क्या है, देख लीजिए, ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। ये जो है समुद्री परितंत्र के लिए हानिकारक माने जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पर, ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती है। ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती है। डी नंबर, अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। तो ये क्या है, एक नंबर, ए नंबर इसका सही हो गया, ठीक है। सटीक इसका क्या है, ए नंबर। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। माइक्रोवीड्स या माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के अंश या रेशे हैं जो बहुत छोटे होते हैं। इनका आकार सामान्यतः 5 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर से कम होती है। तो देख लीजिए, माइक्रोवीड्स या माइक्रोप्लास्टिक जो साइज होता है 5 मिलीमीटर से कम होता है। इनका उपयोग विशेष रूप से शैम्पू, बेबी बॉडी लोशन, फेस क्रीम जैसे व्यक्तिगत देखभाल उत्पादक बनाने में होता है। ये अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। ये शिविर से बहकर सागरों और महासागरों में पहुंच जाते हैं तथा पर्यावरण में प्लास्टिक की समस्या में इजाफा करते हैं। ये जल प्रदूषण में वृद्धि करते हैं और इनमें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अपने छोटे आकार के कारण अपशिष्ट जल उपचार निस्यंदन प्रणाली से भी पार हो जाते हैं। ये मुख्यतः समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक है। तो ये क्या होता है, बहुत छोटे आकार होने के कारण क्या होता है, समुद्री परितंत्र के लिए क्या होता है, हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट देखें, तो इसमें क्या है, और 5-6 क्वेश्चन है, तो आप बने रहिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है, आगे जैसे जैसे जाएंगे और अच्छा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए। मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में कौन से कथन सही है। भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मीथेन हाइड्रोजन के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं। कथन 3, वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो ये देख लीजिए, इसमें जो है सभी के सभी सही है, ठीक है। तो कथन इसका सभी सही है, 1, 2, 3 कौन सही है बोला है, तो सबके सब सही है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। मीथेन निम्न ताप व उच्च दाब पर जल के अणुओं से घिर कर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। मीथेन हाइड्रेट की विशाल मात्रा आर्कटिक टुंड्रा, उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा और समुद्र अधस्तल के नीचे पाई जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। गौरतलब है कि वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद CO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रकार प्रश्नगत तीनों कथन सही है। तो ये देख लीजिए, तीनों क्या है, इसका सही है। तो इसमें क्या है, और 5-6 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। इसमें जो है और
6 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए फिर एक सेपरेट नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं रिमेनिंग पार्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़े लंबा हो जा रहे हैं। तो आप अगर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दें, और बेल आइकन दिखाई देगा राइट साइड में, उसको क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन कर दें, जिससे क्या होगा जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग पार्ट के साथ मिलते हैं।